Morning students. Today we are going to start the most important chapter, that is work, energy and power. So let's start with work. In our day-to-day life, the word work means any kind of physical or mental activity. For example, like cooking the food, reading a book, or push a ball but fail to do so. But in physics, the word work has special meaning. So work is defined in physics that work is done only when the force acting on a body produces motion in it in the direction of force. Okay, कहने का मतलब ये होता है कि suppose we have a body A and we apply a force F and the body A displays in the direction of force. Okay, so we say that we have done work. So this is the basic or conceptual definition of work. कुछ और बातें करेंगे हम वर्क के लिए. तो सबसे पहली चीज कंडीशन. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही जरूरी चीज है, इसको आप समझें. कंडीशन हमको ये समझ में आ गई वर्क के लिए डेफिनेशन से ही. पहली कंडीशन है वो ये है कि फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी. भाई सीधी सी बात है, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस का कोई चांस ही नहीं, मोशन का कोई चांस ही नहीं. दूसरी बात क्या, the displacement, the body must be displaced from one position to another position. For work, these are the two basic condition. फोर्स अप्लाई होना मस्ट है, और फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी का डिस्प्लेस होना भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मस्ट है. अब मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पर मैं उसको पुश कर रहा हूँ, फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पर बॉल अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है. तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि ये कोई काम नहीं हुआ. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. मैं ये चीजें आपको बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पर बड़े छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, तो कैसे मैं ये बोलूंगा कि मैंने काम नहीं किया. बट फिजिक्स के लैंग्वेज में समझिए कि आप जब कोई काम कर रहे हैं, आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह पर होना जरूरी है, अदरवाइज ये वर्क की डेफिनेशन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ठीक है, ये हो गई वर्क की कंडीशन और वर्क की डेफिनेशन. व्हाट अबाउट द मेजरमेंट? हम कैसे मेजर करेंगे कि हाउ मच वर्क हैव वी हैव डन? तो इसके लिए आप समझिए मेजरमेंट. वर्क इज measured by the product of force and displacement. बहुत सीधी सी बात है कि सपोज वी हैव बॉडी ए, आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ये डिस्प्लेस कर जाती है at some distance in the direction of force and displacement in the direction of force. ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि F into S. दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क डन. अच्छा, अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सिचुएशन आपको ऐसी भी मिल सकती है कि सपोज हमारे पास एक बॉडी है ये,
और इस पर इसको मैं पुल करता हूं कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में, तो बॉडी डेफिनेट है कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। अच्छा, अब यहां मुझे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन तो अलग अलग दिख रही है, और मैं बार बार आपको डेफिनेशन में बता रहा हूं कि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जो हो वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब देखिए प्रैक्टिकली फील कीजिए, चीजों को प्रैक्टिकली समझिए कि ये एक बॉडी है जिसको मैं पुल कर रहा हूं। सपोज आपके पास कोई ट्रॉली है, उसको आप खींच रहे हो तो ट्रॉली तो सीधा आएगा, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन। अब ये कैलकुलेट करना है और इस बात को भी समझिए कि क्या जो टोटल F न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं इस बॉडी पर, पूरा का पूरा फोर्स इसको डिस्प्लेस करा रहा है या फोर्स का कुछ पार्ट लग रहा है इसको डिस्प्लेस कराने में। क्या पूरा का पूरा, सपोज 10 न्यूटन फोर्स है तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन यहां अप्लाई कर दिया इसको पुल करने में। इस बात को समझिए, तो बड़ा सीधा सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ले सकते हो या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले सकते हो, किसी को भी किसी के, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है और मुझे फोर्स का एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में लेना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो अगर इस डायरेक्शन में मैं लूंगा तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा। बड़ा इजी है, आप लोग आगे चलकर जब वेक्टर पढ़ेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है कंपोनेंट समझना, पर मैं इसको बड़ा इजीएस्ट वे में आपको बता देता हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है। देखिए कैसे F cos थीटा यहां पर आया, ये जो पिक्चर है इसको यहां उतार के रख दीजिए, ये आपका है F, ठीक है, ये एंगल बन रहा है थीटा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आपको कैलकुलेट तो ये करना है जो मैंने F cos थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द बेस, ओके। क्या फार्मूला होगा, F ये हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन कौन बताएगा, cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h, b तो हमको कैलकुलेट ही करना है और हमारे पास h क्या है, h है टोटल फोर्स। सो b इज इक्वल टू F cos थीटा, यानी इस b की वैल्यू कितनी है, F cos थीटा, वही मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब जो हमारा फार्मूला बना है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा s रहा, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, क्या ये टोटल फोर्स लेंगे, नहीं, हम लेंगे F cos थीटा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, F cos थीटा, तो हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या बना, F into S cos थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है उसको हम लोग आगे समझते हैं, पॉज करके यहां तक जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि वर्क इज इक्वल टू F S cos थीटा, where theta is the angle between फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है और इसे हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, देखिए स्पेशल केस पहले समझिए कि क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, ठीक है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं एज अ फिजिकल क्वांटिटी बट इट हैज नो एनी डायरेक्शन, बट फिर भी वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम लोग इस बात को समझेंगे कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब नेगेटिव होता है और वर्क कब जीरो होता है। सबसे पहला केस लेते हैं पॉजिटिव वर्क का, कि वर्क कब पॉजिटिव होता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, सपोज एक बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई होता है और ये बॉडी डिस्प्लेस करती है, सपोज यहां डिस्प्लेस करती है, सेम डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट होता है और डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो हम ये बोलेंगे कि वर्क जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ।
इस बात को ध्यान से समझिए। हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब मैंने बोला कि थीटा जो एंगल है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा 0 डिग्री। यानी कि वर्क क्या मिला एफ एस कॉस 0 डिग्री, यानी कि वर्क डन जो हुआ F इंटू एस, हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वर्क हुआ। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉन्सेप्चुअली समझिए। जब एंगल 0 डिग्री होगा किनके किनके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो हम बोलेंगे कि हम लोगों ने मैक्सिमम वर्क किया, दिस इज द मैक्सिमम वर्क। क्योंकि पूरा का पूरा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट में लग गया आपका, ऐसा नहीं है फोर्स का कुछ पार्ट लगा। ठीक है, इस बात को समझिए, ये मैक्सिमम वर्क हुआ। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे ही पॉजिटिव, कहां से कहां तक आपका वर्क पॉजिटिव रहेगा, इस बात को समझिए। 0 डिग्री से इक्वल और ग्रेटर रहेगा थीटा, बट लेस देन 90 डिग्री रहेगा। अरे ऐसे समझिए ना, cos की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री से पहले तक आपको सारी वैल्यू जो मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। तो जो आपको वर्क का कैलकुलेशन मेजरमेंट यहां पर होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां बनने वाला वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क। तो ये क्लियर हो गया, ये कंडीशन हो गई। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है कि वर्क का पॉजिटिव होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आप जैसे एक स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, समझिए एक स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन और वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो हम क्या मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं नेगेटिव वर्क का, कि वर्क कब नेगेटिव होगा। ध्यान से समझिए, नेगेटिव वर्क वही सेम केस लेते हैं, बॉडी है। अब सपोज फोर्स की कुछ डायरेक्शन ऐसी रही और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है आपको और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट। अब यहां अगर हम मेजर करते हैं तो W इज इक्वल टू हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा। डायरेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है फोर्स का और ये डिस्प्लेसमेंट का, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री। यानी कि ये कितना हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री। यानी कि हमको क्या मिलने वाला है, ये माइनस एफ एस। तो आपको क्या दिख रहा है कि अब जो आपने वर्क किया है वो वर्क आपका नेगेटिव है। ठीक है, कंडीशन क्या आ गई यहां पर, नेगेटिव के लिए सिर्फ 180 डिग्री की कंडीशन क्या आ गई कि जो ये होगा आपका 90 डिग्री से एबव होना चाहिए थीटा और लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नेगेटिव वर्क। पॉज कीजिए वीडियो और इसको नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगा। आइए थर्ड केस पर आते हैं। तो थर्ड केस जो हमारा है 0। अब वर्क हम लोगों ने वर्क किया, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने वर्क किया और वो 0 हो गया, मतलब काउंट ही नहीं किया गया कि आपने कोई वर्क किया। ऐसा कैसे केस हो सकता है, तो देखिए सपोज ये आपके पास कोई बॉडी है और इस पर सपोज डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है और फोर्स की डायरेक्शन ये है। क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन आपको आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो वर्क डन आपने किया वो हो गया 0। देखिए फॉर्मूला से कैलकुलेट करें हम लोग, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कॉस 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये क्या हो गया वर्क डन 0। ठीक है, तो 0 वाली कंडीशन में क्या है, एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, इसका एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल हो सकता है सपोज एक पुली है, अगर वो सामान सर पे उठा के जा रहा है तो अब आप देखिए फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन देखिए अबव द सरफेस है और वो अलोंग द सरफेस जा रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन हो गई, सपोज ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस है तो अबव द सरफेस है, डायरेक्शन फोर्स की उसने सामान ऊपर उठाया हुआ है और
जो उसके जाने की डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द सरफेस है, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो कूली ने कोई काम ही नहीं किया और हम फिर भी उसको पैसे दे देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहां इस केस में ये होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि वर्क डन इज 0, ठीक है, वर्क डन इज 0, बट कूली सामान उठा रहा है, रख रहा है अपने सर पे, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से हम समझेंगे कि उसने कुछ ना कुछ काम किया है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है, तो एज पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस बात को समझिए। सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर मोशन का केस मैं लेता हूं, सपोज कोई बॉडी है, ये पॉइंट में ले लेता हूं एज ए, और ये मूव कर रही है, इस पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जो मूव कर रहा है कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, पर हम कहते हैं कि नहीं, ये जो वर्क कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो 0 होगा। कैसे होगा, देखिए, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है कि वो हम टेंजेंट लेंगे उस पॉइंट के अलोंग, तो ये टेंजेंट चला गया, ये ऐसा, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपस में कैसी है, सॉरी उनके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन विल बी 0। तो ये बात समझ में आ गई। आप इस पार्टिकल को किसी भी पॉइंट पर रख के चेक कर सकते हैं, बनने वाला एंगल जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब है कि वर्क डन विल बी 0। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रही है सर्कुलर मोशन पे तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग उसको हम अगर लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, पहला सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ये एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द center of the circle, and now second चीज displacement, along the tangent, ओके। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री बनता है तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो ये सारे स्पेशल केसेस थे वर्क डन के लिए कि कब वो मैक्सिमम वर्क डन होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब 0 होता है, ठीक है। नेगेटिव का एग्जांपल शायद मैंने आपको नहीं दिया, नेगेटिव के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे सपोज एक स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग का एग्जांपल आपको देता हूं। स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट की, पर यहां फोर्स को देखिए कौन सा फोर्स काउंट कर रहे हैं, स्प्रिंग क्या होगा, रिस्टोर हो रहा है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वो फोर्स जो अप्लाई होगा वापस वो अपनी जगह पर जो आना चाहेगा, अंदर की तरफ से जो फोर्स लगा रहा होगा वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप ऐसे डिस्प्लेस करा रहे हो और उसके अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर जो ये वर्क डन होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन नेगेटिव वर्क डन एंड दिस आर द स्पेशल केसेस ऑफ वर्क। पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूं। चलिए तीसरी चीज समझते हैं हम लोग वर्क के बारे में, और वो है यूनिट ऑफ द वर्क। देखिए वर्क की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, वर्क की एसआई यूनिट की बात करें तो अभी आपने वर्क का फॉर्मूला देखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आपका होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपका मीटर हो जाता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। पर बेसिकली वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, ओके, वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 जूल को अगर डिफाइन करना हो कि
कि 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बड़ा आसान तरीका होता है किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जो उसका फॉर्मूला बनता है और उसकी जो यूनिट बनती है, सपोज ये वर्क का यूनिट हो गया जूल, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, आप सबको यूनिट से डिवाइड करेंगे और फॉर्मूला आपका 1 जूल 1 न्यूटन 1 मीटर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 1 जूल का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। बहुत इजी है डेफिनेशन तैयार करना, मैं लिख देता हूं। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन is applied on a body and the body is displaced by 1 meter in the direction of force, then work done will be 1 जूल। बड़ा आसान तरीका है। देखिए मैंने बोला ना कि सबको यूनिट कर दीजिए, डेफिनेशन आपकी तैयार हो गई। If a force of 1 Newton is applied on a body and the body is displaced by 1 meter in the direction of force, the work done will be 1 joule। बड़ा इजी रहा। ये तो हो गई एसआई यूनिट की बात। सीजीएस में अगर हम मेजर करते हैं वर्क को, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो वर्क का जो यूनिट हो जाता है वो होता है अर्थ, ठीक है, और रिलेशन होता है जूल और अर्थ का आपस में, मतलब एसआई यूनिट और सीजीएस का। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्थ। याद कर लीजिए, आसान है। छोटा सा एक तरीका बता देता हूँ आपको कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ कैसे होता है। देखिए 1 जूल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक। 1 न्यूटन कितना, अगर इसको आप इन दोनों यूनिट को आप सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू 1 मीटर क्या हो जाता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 सेंटीमीटर 10 टू द पावर 5 इनटू 10 टू द पावर 2, सो 10 टू द पावर 7 अर्थ। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्थ। अब इसके बेस पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, वो आप ध्यान से देखें। इससे पहले इसको आप नोट कर लें, फिर वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। बेसिक न्यूमेरिकल्स से शुरू करते हैं। सबसे पहला एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिया हुआ है और आप पॉज करके खुद से भी सॉल्व करें, फिर चेक करें। A force of 20 Newton displace a body by 5 meter in the direction of force, find the work। बहुत ही इजी है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बना रहा हूँ, आप सिर्फ चेक करेंगे। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स आपको कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, और आपको कह रहा है कि बॉडी को डिस्प्लेस कराया जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन में कितना 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। तो फाइंड द वर्क। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, पूरा है, ठीक है। ये अलग बात है कि हम थीटा की वैल्यू पुट करके उसको Fs या जो भी टर्म्स यूज करना होता है कर लेते हैं, बट ये पूरा हो जाता है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए, देखिए मैंने क्या बोला कि जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हुआ 0। तो अगर थीटा 0 हो जाता है तो ये क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू F इनटू S, मतलब मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, कितना वर्क डन हुआ 100 जूल, ठीक है। आप सबका भी आया होगा 100 जूल मुझे लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, अब यही सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हाँ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी बाय 5 मीटर, बट वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है ना, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल हम लोग क्रिएट कर देते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन कर देते हैं कि सपोज ये बॉडी है, ठीक है,
और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये मैं डायरेक्शन ले लेता हूं फोर्स की, इनके बीच में कुछ एंगल कर देता हूं 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फोर्स आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, और ये जो यहां से यहां का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 5 मीटर। ठीक है, अब आप वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि वर्क डन मैक्सिमम है ये। अब यहां पर वही फोर्स लग रहा है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या वर्क डन में कोई चेंज आएगा? देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं, W = Fs cos थीटा। F की वैल्यू होगी 20, cos डिस्प्लेसमेंट आपका है 5, cos थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 20 × 5, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/2। यहां से ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स में गया, और 10 × 5 ये मुझे मिला 50 जूल। देखिए प्रैक्टिकली फील हुआ जो मैंने आपको बात बताई कि अब जब आप ऐसे कुछ इंक्लाइन वे में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या पूरा का पूरा फोर्स पूरे का पूरा डिस्प्लेसमेंट में यूज हो रहा है? नहीं, उसका पार्ट आप देख लीजिए। आपका यहां पर वर्क डन जो हुआ, कितना वर्क डन आपने किया? 50 जूल। इतना ही फोर्स आप पहले वाली केस में भी लगा रहे थे और उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपने कराया था, लेकिन उस वक्त वर्क डन कितना था? 100 जूल। अभी आपका वर्क डन कितना हो गया? 50 जूल। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाता है। मैं एक आध क्वेश्चन आपको और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अ मैन लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। बोला ये जा रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, ध्यान से समझिए। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, और उस वेट को कोई पर्सन है वो ग्राउंड से उठाकर अपने सर पे रखता है, और वहां तक का जो वो डिस्प्लेसमेंट है, जो वो हाइट है, वो आपको दी गई है 1.5 मीटर। ठीक है, मतलब कोई चीज आपने नीचे से उठा के अपने सर पे रखी, तो नीचे से यहां तक का आपने डिस्प्लेस करा, ये फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस करा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। पूछा गया है कि कितना वर्क आपने यहाँ पर किया, कैलकुलेट द वर्क डन। अच्छा चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास फोर्स नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? W = हमारा तो वही फॉर्मूला है F × S। अब यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? जब कोई बॉडी आप नीचे से उठा रहे हो तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? कोई बॉडी है ये, और इसको आप ऊपर उठा रहे हो, तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? mg, यही तो होगा। तो फोर्स क्या हो गया आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मल्टीप्लाई द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो हाइट यहां से यहां तक जो आप लेकर गए 1.5 मीटर, ये हाइट यहां पर यूज हो जाएगी, ये h हाइट, तो mgh। तो मास आपका कितना है? 15 kg। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है। इजीएस्ट कैलकुलेशन के लिए 10 ले लीजिए यहां पर, और हाइट आपका कितना है? 1.5। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये डेसिमल हटा, ये 0 हट गया, 15 × 15 225 जूल। इजी था कैलकुलेट करना। इसी तरीके के बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपको करा देता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन को लिखिए जरा। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, if 800 joule of work was done for lifting 20 kg mass, then calculate the height through which it was lifted। देखिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, बस किसी में कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, किसी में कुछ और दिया गया, कुछ और कैलकुलेट करना होता है। यहाँ क्या आपको दिया गया? देखिए इसको सॉल्व करते हैं, समझिए बड़ा आसान है। आपको वर्क डन दे दिया गया, वर्क डन कितना है? 800 जूल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वो लिफ्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 20 kg। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी हाइट तक उसको लिफ्ट किया गया, तो आप हाइट या डिस्प्लेसमेंट जो भी समझिए आपको कैलकुलेट करना है। हमारा वर्क डन का वही फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर फोर्स आपका हो गया mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है mg,
और हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वो h, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन mg। इजी है कैलकुलेट करना। वर्क डन आपको दिया गया है 100, मास आपको दिया गया है 20 और g की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 10 ले लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे 0 0 0 0 कैंसिल 4 टाइम्स 4 मीटर तक वो लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। मुझे लगता है उस क्वेश्चन कराने के बाद आपको इस टॉपिक में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझिए इस चीज को। ये क्वेश्चन है अ मैन लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ वेल 25 मीटर डीप। If the work done by the man is 500 joule, then find the volume of the water. सब चीज एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड है। अब उसी फॉर्मूले पे जाएंगे, वहीं से सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, बट इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बहुत ही आसान है इसको भी करना। हमारा वही बेसिक फार्मूला यूज होगा, वर्क का कोई और फार्मूला नहीं लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। हमारा वर्क का फार्मूला है W इंटू F इंटू S। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कुएं से पानी निकाल रहा है और कुएं की गहराई जो है वो आपको जो हाइट आपको दी गई है या उसको आप डिस्टेंस मान लीजिए जो भी है वो 25 मीटर है डीप। और ये बोला जा रहा है कि उसको ये काम करने में 500 जूल लग रहा है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को निकाला है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। फॉर्मूला वही हमारा वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे से जब वो निकाल रहा है तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो फोर्स की जगह हम क्या ले लेंगे mg, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये हाइट h। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू mgh। मास मुझे यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है कि मुझे मास दिया गया है, पर मुझे यहाँ क्या क्या चीज दी गई है, हाइट दी गई है, वर्क डन दिया गया है, g की वैल्यू दी गई है और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है जो कि 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। देखिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। जब मास दिया नहीं गया है तो मास को हम ब्रेक कर देंगे डेंसिटी और वॉल्यूम में, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड वी हैव गिवन द डेंसिटी। सो मास को हम ब्रेक करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है मास का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये हमारा है g है, h है। कैलकुलेट हमको करना है वॉल्यूम, डेंसिटी हमको पता है, g पता है, h पता है, वर्क पता है। इजी हो गया कैलकुलेट करना। वॉल्यूम को एक तरफ कर लीजिए, इधर हमारा हो गया वर्क अपॉन रो जी एच। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। वर्क की वैल्यू आपको दी गई है 500 जूल, डेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई है 1000, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू आपको दी गई है 25। कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों चला गया, ये 5 से 5 टाइम्स पे चला गया, यहां हो गया 50 और ये 500। सो वी गेट 1/500। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, यानी कि इसको अगर हम और तोड़ दे तो 0.002 क्यूबिक मीटर। ये कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स कराए, थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं वो डिफर कर रहे थे, लेकिन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। कहीं किसी में कुछ दिया गया, कुछ निकालना है, तो यही सारा कुछ है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे ओके।